नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल सीट छोड़ने पर जुर्माना अब नहीं लगेगा। योगी सरकार ने ये पुराना नियम खत्म कर दिया है। मेडिकल सीट छोड़ने पर पहले 5 लाख तक का जुर्माना लगता था, जो कि अब नहीं लगेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस चीज की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल सीट छोड़ने पर अब जुर्माना नहीं लगाने का निर्णय लिया है। योगी सरकार ने पुराना नियम खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि पहले मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगा करता था, जो कि अब ये व्यवस्था खत्म करते हुए मेडिकल सीट छोड़ने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह बड़ा फैसला, मेडिकल सीट छोड़ने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा। योगी सरकार ने पुराना नियम खत्म कर दिया है। पुराने नियम के तहत मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख का जुर्माना लगता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस नई व्यवस्था की जानकारी दी है। तो यानी अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर आप मेडिकल की सीट छोड़ देते थे, तो पहले की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में 5 लाख का जुर्माना लगता था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। योगी सरकार ने नियम बदलते हुए इस पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हुए मेडिकल सीट छोड़ने पर अब 5 लाख का जुर्माना नहीं लगेगा। किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रों को ये बड़ी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल सीट छोड़ने पर अब किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला है ये, मेडिकल सीट छोड़ने पर अब किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। जी, निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से योगी सरकार का फैसला आया है कि अब मेडिकल सीट छोड़ने पर जो जुर्माना 5 लाख रुपए का लगता था वह नहीं लगेगा। इससे कहीं न कहीं मेडिकल के छात्रों को भी काफी राहत बड़ी खबर है और इसकी घोषणा विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कर दी है। हालांकि जिस तरह से पहले यह नियम था कि अगर कोई सीट छोड़ता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब मेडिकल के छात्रों को बड़ी राहत दी गई है योगी सरकार की तरफ से, और यह जो जुर्माना लगाया जाता था इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इससे कहीं न कहीं सरकार की सराहनीय पहल भी मानी जा रही है। जी रिया। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पहले ये नियम था कि अगर कोई छात्र मेडिकल की सीट छोड़ता है तो 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता था, हालांकि जिस तरह से इस नियम को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू करने की बात सामने आई है, जिसमें किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, आखिर क्या वजह माने इस फैसले के पीछे? निश्चित तौर पर जिस तरह से जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, इससे साफ है कि अब जो मेडिकल के छात्र थे उन पर बोझ, जिस तरह से पढ़ाई के दौरान उन पर बोझ रहता है, तमाम खर्चे रहते हैं, और कहीं न कहीं सीट छोड़ने पर जिस तरह से भारी भरकम राशि यानी कि 5 लाख का जुर्माना लगता था, इससे कहीं न कहीं राहत देने की सरकार की मंशा है। इससे राहत भी होगी जो अभ्यर्थी रहते थे। तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो अब ये जो सराहनीय पहल है और यह बड़ा फैसला है, इससे अब छात्रों को राहत भी मिलेगी, और साथ ही साथ जो एक बाउंड लगा रहता था कि अगर सीट छोड़ते हैं तो उस पर जुर्माना लगेगा, इससे भी जो मानसिक रूप से जो टेंशन बनी रहती थी वह भी दूर होगी। और सरकार यानी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कुछ छात्रों ने मुलाकात भी किया था, स्वास्थ्य मंत्री भी है ब्रजेश पाठक, ऐसे में उन्होंने इसकी जो है जानकारी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला उठाया और 5 लाख रुपए के जुर्माने की छूट दे दी है। जी रिया। बिल्कुल, अगर मोहम्मद आसिफ बात करें छात्रों की, जो मेडिकल के छात्र हैं, उनके बीच कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस बदली हुई व्यवस्था को लेकर? देखिए, जो बदली व्यवस्था है रिया, इससे कहीं न कहीं मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिली है, उनमें खुशी भी है, क्योंकि जिस तरह से
इसके पहले 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाता था अगर मेडिकल सीट छोड़ देते थे, तो कहीं न कहीं यह मुसीबत भरी राह थी। इसे आसान करने के लिए मेडिकल छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए ही योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे अब मेडिकल छात्रों में खुशी की लहर देखी जा रही है और साथ ही साथ तो उनका हौसला भी बुलंद है और कहीं न कहीं वह योगी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और छात्र इस फैसले से काफी गदगद भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी जो मेडिकल के छात्र हैं वो इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें जिस तरह से आज, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन था, आज मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, इसके साथ ही क्या कुछ बड़े फैसले यहाँ पर इस दौरान लिए गए? देखिए रिया, अगर बात करें योगी सरकार के बड़े फैसले की, तो योगी सरकार ने जहां एक तरफ लव जिहाद का कानून लाया, इससे कहीं न कहीं जो लव जिहाद के मामले आते थे उनमें भय पैदा होगा और साथ ही साथ जिस तरह से लव जिहाद के लगातार मामले आ रहे थे उस पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। वहीं योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अनुपूरक बजट भी विधानसभा में पास किया। इससे संस्कृति, रोजगार और परिवहन समेत कई ऐसी जो है सुविधाएं इस बजट के जरिए दी जाएगी प्रदेशवासियों को। और बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये जो मॉनसून सत्र रहा यूपी का, ये भले ही अवधि के हिसाब से 5 दिन का था, लेकिन कई महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान हमें देखने को मिले, चाहे वो लव जिहाद को लेकर हो, चाहे पेपर लीक को लेकर हो, बजट को लेकर हो, या फिर जिस तरह से जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हें एक बड़ी राहत देते हुए अब मेडिकल की सीट छोड़ने पर किसी भी तरह का जुर्माना उन पे नहीं लगाया जाएगा। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की जमीन को जब्त करने ईडी की टीम पहुंची। लखनऊ के कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने की यह जमीन है। इस जमीन से अवैध निर्माण को भी इस दौरान गिराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के टिकट पर बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से चुनाव लड़ा था उन्होंने और जौनपुर से जीत कर आए। इस दौरान जौनपुर के सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई क्योंकि ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा की जमीन जब्त कर ली है। कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने की यह जमीन है। इस जमीन से अवैध निर्माण को भी गिराया जाएगा। तो सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पहले भी बाबू सिंह कुशवाहा को, हालांकि इस मामले में वो जेल भी जा चुके हैं, वहीं अब एक बार फिर से जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई क्योंकि ईडी की टीम ने उनकी जमीन जब्त कर ली है। तो लखनऊ के कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने की यह जमीन है जिस पर जो अवैध निर्माण है उसे भी गिराया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी जमीन को यहां पर जब्त कर लिया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल लिया, अगर बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि NRHM घोटाला जो हुआ था, अरबों रुपए का घोटाला था, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा आरोपी रह चुके हैं और उन पर आरोप था कि अरबों रुपए का घोटाला पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने किया था। इस मामले में FIR भी दर्ज हुई थी, कईयों की गिरफ्तारी भी हुई थी और इसके साथ साथ बाबू सिंह कुशवाहा पर 8 मामले जो गंभीर मामले हैं उस मामले में भी आरोप तय हो चुके हैं। और अगर बात करें आज ईडी की कार्रवाई की, तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इंडिया गठबंधन के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने जमीन है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, इसमें प्रिंटिंग प्रेस भी है और यह कहा जा रहा है कि इसमें बाबू सिंह कुशवाहा खेती किसानी भी करते हैं। आज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी मौके पर पहुंची, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, साथ ही साथ इस जमीन को भी जब्त कर लिया गया है। तो कहीं न कहीं बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती देखी जा रही है क्योंकि अगर बाबू सिंह कुशवाहा के इतिहास पर अगर गौर करें तो कई ऐसे घोटाले हैं जिनमें बाबू सिंह कुशवाहा का नाम
सामने आ चुका है और उन पे मुकदमा दर्ज हो चुका है, जेल भी जा चुके हैं। अब जिस तरह से योगी सरकार ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, चाहे नेता हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई भी तेज से कर रही बीजेपी सरकार। और जो ईडी की कार्रवाई हुई, इसमें ईडी को यह इनपुट मिला था कि जो एनआरएचएम घोटाला हुआ था उसका पैसा बाबू सिंह कुशवाहा ने राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड पर लगाया था। अब जिस तरह से ईडी की कार्रवाई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा जो ये मामला है मोहम्मद आसिफ, इस मामले में बाबू सिंह कुशवाहा पहले भी जेल जा चुके हैं और अब एक बार फिर से ईडी के शिकंजे में है। क्या माना जाए आगे जाकर ईडी और क्या कुछ बड़े कदम या बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकती है? क्योंकि अभी जिस करोड़ों की जमीन को ईडी ने जब्त किया है, आगे और क्या किस तरह से यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ते हुए? देखिए, जिस तरह से ईडी को पुख्ता सबूत मिले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया, ईडी ने पहले बारीकी से जांच किया और जांच के बाद ही ईडी की टीम उनके करोड़ों रुपए की जमीन पर पहुंची, उसे सील किया, कार्रवाई शुरू हुई। सूत्रों का यह भी दावा है कि जल्द ही ईडी बाबू सिंह कुशवाहा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर इस मामले में और भी सबूत हासिल होते हैं तो बाबू सिंह कुशवाहा को एक बार फिर से जेल की राह भी पकड़, यानी बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी इस दौरान लटक सकती है आगे, अगर और सबूत या पुख्ता सबूत बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ मिलते हैं ईडी को। जी निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पूर्व मंत्री थे और जिस तरह से एनआरएचएम जैसा बड़ा घोटाले में उनका नाम आ चुका है और साथ ही साथ कई और भी ऐसे मामले हैं जिनमें बाबू सिंह कुशवाहा सुर्खियों में थे और सबूत के तहत ही ईडी उनके इस जमीन पर पहुंची है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि जल्दी बाबू सिंह कुशवाहा गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए थे, वह जमानत पर रिहा है। लेकिन अब जिस तरह से और भी सबूत ईडी के सामने, ईडी के हाथ लगे हैं, इससे कहीं न कहीं बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती है और उन पर कानूनी शिकंजे का दायरा भी लगातार बिल्कुल, यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ते हुए ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की जमीन को जब्त कर लिया है। आगे उनकी मुश्किलें और कितनी बढ़ती है वो वक्त बताएगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और महिला सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेंगे तो भुगतेंगे, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो अपने मठ में मिल जाती, कोई आवश्यकता नहीं मुझे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। उन्होंने एक ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं कि सामने वालों से पर बात कर रहे हैं, पीछे वालों को कोई है पीछे। प्रतिष्ठा तो मुझे अपने मठ में नहीं भी मिल जाती, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। जो प्रदेश के
वहीं संसद में प्रश्नकाल के दौरान जेपी नड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हमारा विजन यह है कि देश के हर कोने से लोगों को अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आना पड़े। जिस तरह से दिल्ली में एम्स की सेवा है, उसी ब्रांड नेम के साथ एम्स वहां पर भी खड़ी हो। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है, वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां खड़ी है। के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। और मैं सबको बोलता हूं, क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं? अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 दे आर देयर इन द कैंपस सर्विंग द पेशेंट। The amount of expenditure per patient is very different. It does not match with any other institution. अब इसमें होता क्या है, मैं एज स्वास्थ्य मंत्री बोलता हूं आपको, कि जब हम कैटेगरी उठा करके देखते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में 50 लोग आए, 60 लोग आए। इंटरव्यू के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? नॉट फाउंड फिट। हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसी पर रखना है। इसलिए देखिए, निशिकांत जी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन देवघर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला था। मैं उनकी चिंता व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को, आप कोई भटिंडा के बारे में पूछेगा, कोई बिलासपुर के बारे में पूछेगा, सब जगह यही समस्या है। हमने तय कर रखा है, faculty will grow, it will take 10 to 15 years to become a international standard faculty of every all India Institute of Medical Sciences, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इसलिए देश का आज से 60 के दशक में, अध्यक्ष महोदय आपका समय लेकर के मैं सबको एनलाइटन करना चाहता हूं, 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था, we do not have the facility in the country and that is why we are going outside. And today Prime Minister Modi has created 22 institutions which are world class standard. और इसलिए अब इसको भरना, हार्डवेयर इज देयर, वी आर ट्राइंग टू पुट सॉफ्टवेयर इनटू इट टू द बेस्ट पॉसिबल, द मोस्ट मॉडर्न स्पॉट। वहीं दिल्ली नेट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले में कहा कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए
स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, उसे इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक परीक्षा पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर परीक्षा दोबारा कराने की मांग खारिज कर दी है। देखिए, सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मुहर लगाया। जहां तक भी सीमित हो, गड़बड़ी तो है, ये तो आ गया कि गड़बड़ी है इसमें। तो जब गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को इस तरह के ही तो आरोप विपक्ष लगा रहा कि साहब जो इम्तिहान हो रहे हैं भर्ती के लिए या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है। अब वो कहां तक सीमित, क्या वो अलग चीज है, गड़बड़ी तो मान ली। I like to respectfully differ with the Supreme Court because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students because we are hearing great anomalies. A student who supposedly got over 700 has failed the 12th standard exam twice. आप उसको देखिए तो फिर चेयरमैन का इस्तीफा क्यों हो गया, नया चेयरमैन क्यों आ गया, इसके पहले डायरेक्टर को क्यों हटाया गया, और लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है ना। नीट्स के बाद भी हुआ है और गुजरात में भी ये मामला है। सभी जगह सर्वोच्च न्यायालय को आप प्लेस जैसा करते हैं उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा कैंसिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और साथ साथ इंक्वायरी होना चाहिए। 20 सालों के अंदर किसने किसने क्वेश्चन आउट करके पैसे कमाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। क्वेश्चन आउट होता है तो इसको आप समझिए। अब सरकार जो अपनी बात कहते हैं, दो पहले से ही गुजरात का मामला सामने में है, दिल्ली का मामला सामने में है। यदि सरकार हमेशा अपने पक्ष को रख करके कोई बात वहां रखती है सब सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय को ओपन माइंड से देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक कोई नई नीति, कोई पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालय को बना देना चाहिए कि ताकि किसी भी कीमत पर आने वाले फ्यूचर में बच्चों की भविष्य में किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो, और नजीर साबित होनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि कभी कोई हिम्मत ना करे। कोई चेयरमैन गलत सर्टिफिकेट, एम्स के डायरेक्ट डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट आईएएस को दे दिया, साथ डॉक्टर ने, तो ये छोटी बात थोड़ी है भैया। I welcome the observations of the Supreme Court regarding the extent of paper leak that has taken place in the NEET examination. The government has all along said that the question paper leak was limited to 1 or 2 places, and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination. Despite this, in a very mischievous and irresponsible manner, Rahul Gandhi and the opposition kept demanding for a re-examination for all the 23 lakh people, students in the country. The Supreme Court has very clearly said. There have been a number of areas that complaints have come from. This has all been in the public media. I'm not telling you something that you don't know. And there have been some strange cases, like a topper in Gujarat, I believe, who could not even pass her school examinations but somehow topped in the NEET. There is something very strange about the situation. It definitely needs to be addressed. Now there is a new complication with the NEET PG because a majority of the students from my state of Kerala have been given centres not only not in Kerala, not even in a neighbouring state, they're being sent off to Andhra and Telangana. And there are students who are going to have to go through an enormous amount of distress, enormous amount of expense, risk, hassle to travel, and they can't get tickets on trains at this notice. How can this country conduct examinations so badly?
I have just seen Minister Nadda along with a delegation of Kerala MPs. The matter is very serious. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।